नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भद्रकाली रोड पर नीम कॉरिडोर का उद्घाटन, जिला प्रमुख पूर्व मंत्री कलेक्टर ने किया उद्घाटन। जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय का जिला कलेक्टर व सभापति ने किया लोकार्पण। मिशन तहसील 392 कार्यक्रम तहसील स्तर पर मंगलवार से मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर ने दी जानकारी। मां दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने भद्रकाली मंदिर पहुंच की पूजा अर्चना। भुला नहीं सकते महाराजा अग्रसेन के आदर्श, महाराजा अग्रसेन की जयंती पर हुआ कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। टाउन से भद्रकाली रोड पर नीम कॉरिडोर का उद्घाटन सोमवार को प्रथम नवरात्रा पर जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, कलेक्टर नसमली डेल, एसडीएम डॉक्टर अविकर, ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी के सरपंच रोहित स्वामी व वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन ने किया। भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति व हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से जन सहयोग से टाउन से भद्रकाली मंदिर तक सड़क के दोनों तरफ देहरादून से मंगवाए गए करीब 7 से 8 फीट ऊंचे नीम के लगभग 2000 पौधे लगाए जा रहे हैं। नीम कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ ही पौधारोपण कार्य की शुरुआत सोमवार को हो गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर नसमली डेल ने कहा कि भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति व हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से अनुकरणीय कार्य की शुरुआत की गई है। पहले इस मार्ग पर अतिक्रमण किया हुआ था। यह सड़क रिकॉर्ड में करीब 82 फीट चौड़ी है, लेकिन किसानों व अन्य लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए 2-3 फीट तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। शेष सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया है। डिडेल ने कहा कि आने वाले समय में यह मार्ग नीम कॉरिडोर के नाम पर विकसित होगा। इससे हम सबकी पर्यावरण के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका भी निर्वहन होगा। भद्रकाली सेवा समिति की तरफ से इस हनुमानगढ़ टाउन और टाउन से जो भद्रकाली माता जी के मंदिर तक रास्ता जाता है, बहुत ही अनुकरणीय कार्य की शुरुआत की गई है। पहले लोगों के द्वारा अतिक्रमण किए हुए थे। लगभग ये 82 फुट चौड़ी रोड है, लेकिन काश्तकारों और अन्य लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 2-2, 3-3 फुट हमने ऑलरेडी छोड़ दिया है। शेष जो क्षेत्र है उस पर पौधारोपण आज भद्रकाली सेवा समिति और सभी समाज सेवी लोगों की तरफ से किया जा रहा है। नीम के बहुत ही बड़े बड़े पौधे 7 से 8 फीट लंबे पौधे लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में ये नीम कॉरिडोर का डेवलप होगा और इससे हम सब लोगों की जो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है उसका भी हम लोग एक निर्वहन कर रहे हैं। मैं अगेन इस भद्रकाली सेवा समिति और जो सरपंच साहिबान है जो नजदीक की सभी पंचायतों के, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है। जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने कहा कि पेड़ों की कमी का खामियाजा कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के रूप में भुगतना पड़ा। अगर लोग पौधारोपण के प्रति जागरूक होंगे तो भविष्य में इस तरह का संकट नहीं आएगा। उन्होंने सेवा समिति के प्रयासों को सराहा। कॉरिडोर का भी प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें जनप्रतिनिधि और प्रशासन भी आए हुए थे। कलेक्टर साहब सभी ने मिलकर कॉरिडोर का आज की नींव रखी थी। हमने संस्था की कमेटी द्वारा यह जो प्रोग्राम रखा गया था यह बहुत ही सुंदर और सराहनीय था, क्योंकि कोरोना काल के अंदर बहुत ही हमें ऑक्सीजन की कमी थी। इसी के कारण अपने अगर पेड़ पौधे लगाते रहेंगे तो कोई भी समस्या नहीं होगी, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादातर अपने लगाने चाहिए। ग्राम पंचायत सरपंच रोहित स्वामी ने बताया कि 82 फीट मंजूर शुदा अतिक्रमणों के कारण करीब 10 फीट रह गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से अतिक्रमण हटा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणों के कारण भद्रकाली माता के मेले के समय श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। दुर्घटनाएं होती रहती थी। सड़क के दोनों तरफ हुए अतिक्रमण हटाने की मांग कई बार की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि सड़क अतिक्रमण मुक्त हुई। उन्होंने भी भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति व हनुमानगढ़ सेवा समिति की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस रोड को नीम कॉरिडोर के रूप देने में जो भी सहयोग मांगा जाएगा वह ग्राम पंचायत की ओर से दिया जाएगा। आज टाउन से मां भद्रकाली रोड है, उस पे पौधारोपण का शुभारंभ किया है। भारत क्लब और मां भद्रकाली सेवा विकास सेवा समिति और सभी सामाजिक संस्थाओं का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। ये भद्रकाली रोड 10 फुट रोड थी और वैसे मंजूर 82 फुट रोड थी। सभी के प्रयास से इनका अतिक्रमण हटाया गया। हम चाहते हैं कि जब माता रानी का जो मेला भरता है उस टाइम ये सिंगल रोड है और काफ़ी रोड एक्सीडेंट है और दुर्घटनाएं होती है। इनको लेकर हमने काफ़ी बार प्रयत्न किया। हमारा ग्राम पंचायत की ओर से जो भी सहयोग रहेगा हम तत्पर इनके साथ हैं। भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह खुड्डी ने कहा कि आज वर्षों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। कोरोना काल से सीख लेते हुए
पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नीम कॉरिडोर बनाने का फैसला किया गया था, जिसका जिम्मा भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति व हनुमानगढ़ सेवा समिति ने अपने कंधों पर लिया था। अन्य बड़े शहरों में जाते थे तो वहां जगह जगह लगे पेड़ देखते तो सोचते कि कृषि प्रधान जिला होने के बावजूद हनुमानगढ़ में पेड़ों की संख्या नाम मात्र की है। लेकिन जिला प्रशासन धन्यवाद का पात्र है, जिन्होंने मांग करने पर इस मार्ग को नीम कॉरिडोर का दर्जा मिला। अगर सबका इसी तरह सहयोग रहा तो इस नीम कॉरिडोर को भव्य रूप दिया जाएगा। यह कॉरिडोर शहर से बाहर आने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि 1910 में पाली की सुमेरपुर में बने नीम कॉरिडोर की तर्ज पर हनुमानगढ़ में भी नीम कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। आज वर्षों पुराना सपना तो लगभग 2003 के अंदर कभी हम लोग सभी लोगों ने जो देखा था वो आज पूरा होने जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त प्रशासन का धन्यवाद जो अतिक्रमण मुक्त कराया। अतिक्रमण मुक्त करने के बाद के अंदर सभी सामाजिक संगठनों की ओर की ये भी जिम्मेवारी है कि उसको संभाल करना। तो कोरोना के अंदर जब कर रहे थे तो उस समय ये चीज़ अपन लोगों को बहुत लगी। कभी अपने एरिया के अंदर बाहर कहीं जाते हैं, जयपुर जाते हैं, बीकानेर जाते हैं या आपके जोधपुर जाते हैं तो लोगों के बहुत पेड़ और वो देखते हैं तो मन को अपने आप में एक कुंठा होती थी। कभी कृषि प्रधान जिला और कृषि प्रधान होते हुए भी यहाँ पे अपने वृक्षों की संख्या नाम मात्र की है। तो अब अतिक्रमण मुक्त हो गया है और कलेक्टर साहब का मार्गदर्शन और नीम कॉरिडोर की हम लोगों ने मांग की और उसको शहर संभाल लिया और माँ भद्रकाली जी का आशीर्वाद रहा तो ये नीम कॉरिडोर जल्द ही रवाना पूरा का पूरा भव्य बना देंगे, जिसको लोग देखने के लिए भी आएंगे। जंक्शन में जिला क्लब के पास नवनिर्मित जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय का लोकार्पण सोमवार को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने फीता काटकर किया। अब तक जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय जंक्शन के सिविल लाइन के डी ब्लॉक में किराए के भवन में संचालित था। जगह कम होने के कारण विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ यहाँ अपनी समस्या लेकर आने वाले श्रमिकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इस समस्या से निजात मिलेगी। खास बात यह है कि नगर परिषद की ओर से कार्यालय के लिए विभाग को यह जगह निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। वहीं क्षेत्र के ईंट भट्टा एसोसिएशन व भामाशाहों के सहयोग से इस जगह भवन का निर्माण करवाया गया। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी ने बताया कि श्रम विभाग का कार्य पूर्व में सिविल लाइन के डी ब्लॉक में किराए के भवन में संचालित था। किराए के भवन में संचालित होने से आसपास के लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि कई तरह के धरने प्रदर्शन, रैलियों जैसे कार्यक्रम विभाग से जुड़े होते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक व अनपढ़ लोगों के कार्यालय ढूंढने में परेशानी उठानी पड़ रही थी। इसके अलावा पार्किंग आदि की भी व्यवस्था नहीं थी। लहरी ने बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों में कलेक्टर नथमल डिडेल से प्रेरित होकर विभाग ने सभापति गणेश बंसल से आग्रह किया तो नगर परिषद की ओर से विभाग को जगह निःशुल्क आवंटित कर दी गई। लहरी ने बताया कि बजट की प्रक्रिया अभी सरकार स्तर पर विचाराधीन है, लेकिन श्रमिकों की सुविधाओं, उनकी समस्याओं के मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र की ईंट भट्टा एसोसिएशन सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं, भामाशाहों से बात की गई। इसके बाद मुख्यालय स्तर पर विभाग को सूचित कर ईंट भट्टा एसोसिएशन सहित सामाजिक कार्यकर्ता, भामाशाहों को आवंटित जगह हैंडओवर की गई। उन्होंने अपने स्तर पर कार्यालय के भवन का निर्माण करवाया। इसके तहत अधिकारी का कक्ष, श्रमिकों के लिए सुविधा केंद्र, स्टाफ के बैठने की व्यवस्था, चारदीवारी, मिट्टी भर्ती आदि कार्य जन सहयोग से करवाए गए हैं। विभाग की मंशा रहेगी कि सरकार की ओर से सौंपे गए दायित्व और जिम्मेदारी से निभाते हुए श्रमिकों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। इस कार्यालय का औपचारिक लोकार्पण सोमवार को कलेक्टर नथमल डिडेल, सभापति गणेश बंसल की ओर से फीता काटकर किया गया। हमारा जो श्रम विभाग का हनुमानगढ़ ऑफिस है वो पहले सिविल लाइन के डी ब्लॉक में संचालित था, जो एक किराए के भवन में संचालित था। किराए के भवन में संचालित होने से जो आसपास के लोग हैं उनको भी बहुत सारी असुविधाएं हो रही थी, क्योंकि कई प्रकार के धरने, प्रदर्शन, रैलियां विभाग से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा जो श्रमिक बंधु हैं, जो लेबर है, जो गांव से देहात से आते हैं, अनपढ़ है, उन लोगों को एड्रेस ट्रेस करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बहुत साइड में था ऑफिस। उसके अलावा प्राइवेट होने से न पार्किंग की व्यवस्था थी, न श्रमिकों के खड़े रहने की व्यवस्था थी। तो लेबर जो बेचारे श्रमिक वर्ग हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर जिला कलेक्टर महोदय से मोटिवेट होकर हमने जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमने चेयरमैन साहब से निवेदन किया नगर परिषद से। तो नगर परिषद की तरफ से हमें जो विभाग के लिए निःशुल्क जमीन अलॉट कर दी गई। यद्यपि बजट का जो प्रक्रिया है वो सरकार के स्तर पे अभी विचाराधीन है, हो सकता है कि जल्दी वो भी मिल जाएगी,
लेकिन श्रमिकों की सुविधाओं को, श्रमिकों की समस्याओं को, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारे क्षेत्र की जो ईंट भट्टा एसोसिएशन और जो अदर लोग हैं या सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, भामाशाह बोल सकते हैं इनको, इन लोगों से हमने निवेदन किया कि साहब हमारे ये समस्या आ रही है। तो उन लोगों ने कहा यदि आपके पास में ज़मीन अवेलेबल है तो हम हमारे सहयोग से तो कुछ ना कुछ इसमें निर्माण कार्य करवा के देंगे। तो हमने हमारे विभाग को सूचना देते हुए मुख्यालय स्तर पर और इन एसोसिएशन वालों को ये जगह हैंडओवर की और इन्होंने अपनी देखरेख में ये सारी चीज़ें करके। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर मां भद्रकाली मंदिर समेत अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर चला। टाउन से 7 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यहां नवमी तक पूजा अर्चना होगी। जिला प्रमुख कविता मेघवाल व पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने भी प्रथम नवरात्र पर मां भद्रकाली मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर इलाके की सुख समृद्धि की कामना की। आज माँ भद्रकाली का प्राचीन मंदिर में मैंने आकर आज प्रथम नवरात्रि पर मैंने आज यहाँ पर आके पूजा अर्चना की और सभी के लिए सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना की है। भद्रकाली के पहला नवरात्र आरंभ हो रहा है। पहला नवरात्र है 9वीं तक। यहाँ सभी श्रद्धालु भक्त आते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से। उसकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। अकबर बादशाह ने बनाया था। अकबर बादशाह यहाँ शिकार करने के आया था, उसको प्यास लगी, पानी नहीं था, तो माता जी ने बुढ़ी और हो गए उस समय दिखाई दी। उसने बोला यह कौन है? तो माता जी हम पानी प्यास लग रही है बादशाह। उन्होंने बताया तो प्यास लग रही है। उन्होंने बताया कि हमारे को प्यास लग रही है बादशाह। ओके ये जमीन में गुस्सा निकाल लो, वहाँ पानी निकल जाएगा, तो वहाँ से आप पानी पी लो। उन्होंने सारा पानी पी दिया। यह हरे कामना मनोकामना सब पूरी होती है। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर डिवाइडर के पास पुराने कपड़े की दुकानें लगाकर अपना गुजर बसर करने वाले लोगों ने नगर परिषद की ओर से यहां दुकानें लगाने से रोकने पर सोमवार को मौके पर सांकेतिक धरना देकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने गुहार लगाई कि नगर परिषद उन्हें इस जगह से न हटाए, क्योंकि उनका व उनके परिवार के गुजर बसर करने का यही एकमात्र जरिया है। हमारी सुनवाई कोई भी नहीं कर रहा है। हमारे बच्चे को जंगल जाएंगे, कहाँ जाए हम? और हमारी सुनाई नहीं कर रहे कोई। कोई सुनाई नहीं कर रहे। हम 50 साल से यहाँ बैठे हैं, 40-45 साल से कोई हमारा गंदगी नहीं है, कोई बात नहीं है। गाड़ियाँ फिर भी आगे खड़ी कर देते हैं, तो फिर भी हम कुछ कोई टोकता नहीं है हमको। फिर भी हम गाड़ियाँ, चलो भाई लंबी गाड़ियाँ होती है, तो इस वजह से हमारा गुजारा निकलता है साहब। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि देखो नगर पालिका और भाई क्या चेयरमैन, क्या नाम है, गणेश चेयरमैन है, वो हमारे को दुकान नहीं लगाने दे रहे साहब। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हमारी कोई गरीब की कोई सुनाई नहीं कर रहे। जो रोजी रोजगार है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो हम क्या करें साहब? तो हमारे हाथ जोड़ के विनती है हमारी कि भाई हमारी दुकान लगाई जाए। ये पुराने कपड़ों की दुकान है, पुराने कपड़े लगाते हैं हम लोग, और हमारे दिवाली का टाइम है, हम लोगों का अभी ये सीजन है हमारा काम धंधे करने का। आज 5-5, 6-6 दिन हो गए, हमारी दुकानें भी बंद हो गई, जो हमारे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ?
किसको बोलेंगे? गणेश बंसल के पास गए तो उन्होंने ऐसे ही बोला अभी तुम हटा दो दुकान। ये मतलब थोड़ी ना, हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? इन सबकी रेडियाँ लगी हुई है, जो रेडियाँ आती है, कारें आती है, इन कारों के लिए जगह है, हम लोगों के लिए जगह नहीं है क्या? हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे बताओ? ये आप बताओ कि हम कहाँ जाए? अगर हमारे, हम जब सबके पास जा भी रहे तो भी हमारी सुनवाई नहीं कर, धक्के मार रहे। बताओ, जब वोट लेने थे जब तो हाथ जोड़ते हैं ये लोग, और अब हमारे बैठने का टाइम है, सीजन है बैठने का, तो हमको बैठने नहीं दे रहे, धक्का दे रहे। बताओ, मना करेगा? हटा ही लो तो आप लोग। 40 सालों से यहाँ दुकान लगा रहे हैं। इतने सालों से हमारे बुजुर्ग रह गए यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ये कारें खड़ी रहती है। हमारी दुकानें अब हटा दी गणेश बंसल जी ने। हम वही कहते हैं, जो 10-10 लाख रुपए वाली कार के जो 10 रुपये पार्किंग के नहीं दे सकते, तो हमारे 10 घर का चूल्हा जलता है, 10 रुपये वो पार्किंग के दे देते, फिर भी हमारे को ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं। हम खुद कारों को आगे लगाते हैं कि आ जाओ, हमारे सिर्फ पोटली पड़ी रहने दो रोटी का गुजारा करते हैं हम। जंक्शन पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर चोरीशुदा बाइक बरामद की है। इस संबंध में 6 सितंबर को पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। जांच अधिकारी रोहताज कुमार के अनुसार तफ्तीश के दौरान गौरव उर्फ गोरू सोनी निवासी सुरेशा को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की निशानदेही पर चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। राजकुमार स्नोम मातूराम जाति ढाणक निवासी वार्ड नंबर 15 भट्टा कॉलोनी ने दिनांक 6/9/22 को मुकदमा कराया था कि मेरा अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल चोरी करके ले गया है, जिसकी दौरान तफ्तीश मुलजिम गौरव गोरू सनो सुभाष जाति सोनी उम्र 22 साल निवासी सुरेशिया के विरुद्ध मुलजिम पाया गया, जिसको गिरफ्तार कर चोरीशुदा मोटरसाइकिल उसके कब्जे से बरामद किया गया। जंक्शन की अग्रवाल समाज समिति की ओर से सोमवार को महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई गई। इसके तहत जंक्शन में श्रीगंगानगर रोड स्थित महाराजा अग्रसेन चौक पर स्थापित महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किया गया। समाज के नागरिकों ने महाराजा अग्रसेन की जय घोष के साथ एक दूसरे को जयंती की बधाई दी। इसके पश्चात महाराजा अग्रसेन भवन में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष व नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने विश्व को समाजवाद का पाठ पढ़ाया। उन्होंने 1 रुपया 1 ईंट का संदेश देकर समाज में सभी को बराबरी का दर्जा दिया। समिति सचिव अमरनाथ सिंगला ने कहा कि महाराजा अग्रसेन महाराज ने 108 वर्षों तक राज किया। महाराजा अग्रसेन के आदर्शों को हम कभी भी भुला नहीं सकते। उनके बताए सिद्धांतों पर हम सभी चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर वर्ष महाराजा अग्रसेन जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता था, जो इस बार दीपावली के मौके पर किया जाएगा। आज महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा अग्रसेन चौक पर ध्वजारोहण किया गया और उसके तुरंत बाद महाराजा अग्रसेन भवन में महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा और कुल देवी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ा करके उनका आरती फूल माला चढ़ाई गई और उनके बाद महाआरती की गई। आरती समापन होने पर सभी अग्रजनों को प्रसाद वितरण किया गया। महाराजा अग्रसेन भवन में महाराजा अग्रसेन जी महाराज ने 1 ईंट और 1 रुपये का संदेश दे करके भाईचारे को जोड़ने की जो परंपरा है वो एक अनूठी है और संसार के अंदर उसकी एक और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
परिवहन विभाग की ओर से सालासर पल्लू सहित अन्य धार्मिक स्थानों पर पैदल जा रहे यात्रियों के बैगों पर बाजू पर रिफ्लेक्टर चिपकाए जा रहे हैं ताकि हादसे की आशंका को बिल्कुल कम किया जा सके। विभाग की टीम की ओर से अलग अलग पॉइंट पर पैदल यात्रियों को रोक कर समझाइश की जा रही है कि वे सड़क पर एक तरफ या नीचे चलें। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार ने जो अभियान चलाया था उस अभियान को 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में अभी आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं और राजस्थान में अलग अलग जगह पे अपने मेलों की शुरुआत है, जिसमें पंजाब हरियाणा से काफ़ी यात्री जो सालासर और पल्लू की तरफ जा रहे हैं पैदल यात्री, तो उनके लिए परिवहन विभाग ने स्पेशल व्यवस्था की है कि उनके जो पैदल यात्री जा रहे हैं उनके बैग पे रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप लगाना, उनकी बाजू पे कलाई पे टेप बांधना, जिससे रात्रिकालीन मतलब दुर्घटना कम से कम हो और जिससे उनकी पहचान हो सके। तो इसमें परिवहन विभाग ने आज से ये अभियान शुरू कर दिया है और हमारी टीम ने स्पेशल यहाँ पे नवा फाटक और संगरिया रोड और सतीपुरा के आसपास जो यात्री सालासर की तरफ जा रहे हैं उनकी बॉडी पे उनके बैग पे टेप लगाई है जिससे रात्रिकालीन उनकी सुरक्षा हो सके। ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। राज्य सरकार का ये मंशा है कि इस तरह के जो सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम है जिसमें लोग जा रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से ऐसे लेके आ रहा है कि उसमें दुर्घटना हुई है, तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग संकल्प लिया है और कि वो चाहता है कि ऐसी दुर्घटना ना हो, तो उसके लिए हमारी टीम दिन रात अपने हाईवे पे। दुर्गा सेवा समिति की ओर से शारदीय नवरात्रों की स्थापना के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान 551 कलशों की यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा शुरू होने से पहले पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना में विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शामिल हुई। आज दुर्गा सेवा समिति द्वारा शारदीय नवरात्रों की स्थापना के उपलक्ष्य में एक भव्य कलश यात्रा यहाँ पर निकाली गई है। 551 कलश यात्रा के मिथिला परंपरा के अनुसार इसको निकाला गया। इस कलश यात्रा के दौरान मुझे पूजा अर्चना के अंदर आमंत्रित किया गया था श्री श्याम जी द्वारा, और मैं इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ दुर्गा सेवा समिति को। आज पूर्वांचल वासियों ने बड़े ही धूमधाम से माँ दुर्गा का पूजन प्रारंभ किया है। नवरात्रों का आगमन हो रहा है। बड़े ही हर्षोल्लास से कलश यात्रा निकाली, मतलब कम से कम 5000 लोग इकट्ठे हुए हैं पूर्वांचलवासी, और बड़ी ही आशा से और बड़ी ही श्रद्धा से इन्होंने अपनी ये यात्रा निकाली है। हर साल की भांति इस साल भी, अभी 2 साल कोरोना में जो गए उसकी वजह से 2 साल तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इस साल बड़ी ही धूमधाम से ये पर्व मना रहे हैं। विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा हनुमानगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेरणा से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 कार्यक्रम तहसील स्थल पर मंगलवार से प्रारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत बीकानेर संभाग की नोखा तहसील से की जाएगी। कार्यक्रम प्रदेश के 7 संभागों की कुल 392 तहसीलों में आयोजित किया जाएगा। ये बहुत अच्छा है कि नवरात्रों की स्थापना के दिवस पे और मेरे एक मिशन तहसील 392 की जो स्थापना जो कार्यक्रम हम बीकानेर नोखा से प्रारंभ करने जा रहे हैं, उससे पहले दुर्गा पूजा के साथ इस कार्यक्रम का जो प्रारंभ हो रहा है, यह भी मेरे लिए एक सौभाग्यशाली अवसर है। से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 की शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंतर्गत मैं स्वयं 7 संभागों के अंदर 33 जिलों में और 392 तहसीलों में स्वयं उपस्थित होकर एक दिन में हम लोग 3 तहसील इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे और सभी विशेष योग्यजनों की इसमें तहसील स्तर पर सुनवाई कर उनको उपकरण का वितरण करना, उनके लोन संबंधी समस्याओं को दूर करना, उनके प्रमाण पत्र संबंधी समस्याओं को दूर करना और राजस्थान सरकार द्वारा जो चलाई जाने वाली योजनाएं हैं उसकी जानकारी भी मुहैया कराएंगे।
साथ में राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सब के संबंध में भी तहसील स्तर पर हमारी 2 वैन चलाई जा रही हैं और प्रचार प्रसार के माध्यम से उनकी जानकारी आम जन तक भी पहुँचाने का प्रयास करेगी। देखिए, अभी जैसे दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना है जिसके तहत अभी 5000 स्कूटी का आवेदन जो भी हैं चल रहे हैं, इसकी 30 तारीख आखिरी है और उसके बाद स्कूटी वितरण किया जाएगा। साथ में पैरा खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी का भी राजस्थान सरकार ने प्रावधान किया गया है। साथ ही उसमें 25 बीघा जो पैरा खिलाड़ी हैं उनको निःशुल्क भूमि भी कृषि भूमि आवंटित की जाती है। पेंशन का भी प्रावधान इसमें किया गया है। और वहीं आप देखें तो राजस्थान के अंदर अकेला राजस्थान ऐसा एक इकलौता प्रथम राज्य है जहाँ पर विशेष योग्यजनों को 200 से भी अधिक शहरी निकायों को सीधे पार्षद के तौर पर मनोनीत किया गया है। इस प्रकार बहुत सी योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है जिसके अंदर 50% तक सब्सिडी, जैसे 50,000 रुपये उसमें सब्सिडी के तौर पर भी विशेष योग्यजनों को दिया जाता है। तो अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं और राजस्थान आने वाले समय के अंदर एक यूँ कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एक अनुकरणीय मॉडल होगा और पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर आकर इस मॉडल का अनुसरण करेंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन का मुख्य बस स्टैंड अगर जंक्शन से बाईपास पर शिफ्ट होता है तो इससे इसको क्या नुकसान और क्या फायदा होगा, देखिए स्काई चैनल की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड को अबोहर बाईपास पर शिफ्ट करने को लेकर 2 वर्ष बाद जैसे ही नगर परिषद सक्रिय हुई वैसे ही सोया हुआ कुंभकर्णी मुद्दा दोबारा उठ गया और आमजन, राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। हमने भी इस मुद्दे पर बस स्टैंड से जुड़े दुकानदारों, सवारियों, आमजन व अधिकारियों से खास बातचीत की। सुने किसका क्या है कहना। यहाँ से बस स्टैंड जाने के बाद में यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये खाली मैदान हो जाएगा। यहाँ कुछ ना कोई आएगा ना जाएगा। जिसने सामान लेना है वो बाजार से ले लेगा या जो सवारी होंगी वो बाईपास वाले बस स्टैंड पर जाएंगी। यहाँ कौन आएगा? हमारी रेडी तो अंदर वहाँ से लगने भी नहीं देंगे। वहाँ पहली बात इतनी दूर कौन जाएगा। और यहाँ सबकी दाल रोटी निकल रही है रेडी वालों की, वहाँ तो सारी खत्म हो जाएगी। लगभग यहाँ 15 रेडी वाले थे, 15 रेडी वालों का सारा रोजगार खत्म हो जाएगा वहाँ जाने से। यहाँ से हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा। दुकानें जाने, बस स्टैंड यहाँ से जाने से वहाँ पर हमको दुकानें ढूंढने के लिए बस स्टैंड के अंदर सिर्फ लिमिट की दुकानें होंगी। वहाँ पे सबको रोजगार नहीं मिल सकेगा। हम इसलिए चाहते हैं बस स्टैंड यहीं पे रहे और यहाँ पे सबका रोजगार बना रहेगा। हमको 25 साल हो गए यहाँ से। नगर परिषद कहती है ना भी यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत होती है और मतलब जाम लगता है, के लिए भी ठीक नहीं, हमारे लिए तो नुकसान ही है, चाहे रोड स्टैंड में जाए चाहे बाईपास पे जाए। पब्लिक को भी यहाँ से अगर वहाँ जाना पड़ेगा तो 30 रुपये टेम्पो वाले लेंगे। रात बेसवेर कोई बाल बच्चों वाला अगर वहाँ उतरे, वहाँ पे कोई आबादी तो है नहीं है। आबादी है नहीं तो वो किसके सारे आएगा। टेम्पो मिले ना मिले, अगर किसी को यहाँ धौलीपाल जाना है या मक्कासर जाना है तो पहले 30 रुपये लगाओ, फिर आगे जाके वो वहाँ बस में बैठेगा। ये समस्या होगी जी। दुकानों का सारा नुकसान होएगा, बिक्री बटे सारे खत्म हो जाएंगे और वहाँ जाएगा तो रोडवेज किसी को अंदर नहीं आने देगी। वो तो 4 या 6 दुकानें निकलेगी, वो पूरा बाजार ही खत्म हो जाएगा। ये यहाँ से कर रहे हैं हम 1998 में। मेरे हिसाब से किसी चीज़ को हटाना कोई इलाज नहीं है, हटाने के बजाय इस व्यवस्था को सुधारना चाहिए। अगर इनको ट्रैफिक व्यवस्था की प्रॉब्लम है तो उस ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है, न कि बस अड्डे को हटाने से उसकी समस्या हल होगी। लोकल जो स्थानीय पब्लिक है शायद इनकी सुविधाओं को अनदेखा करके ये मुहिम चलाई जा रही है कुछ लोगों द्वारा। बस अड्डा यहाँ से बाईपास पर ले जाओ, जो अव्यवहारिक है। बस स्टैंड को यहाँ जंक्शन मेन स्टैंड से बाहर ले जाना एक बहुत ही अव्यवहारिक निर्णय है नगर पालिका का। मतलब अगर बस स्टैंड वहाँ चला जाता है तो आम आदमी पर इसके खर्चे का भार बढ़ेगा। हर आदमी को उस बस स्टैंड पे जाने के लिए 100 से 50 रुपये किराया अलग से देना पड़ेगा और 20 से 30 रुपये किराया जो है रोडवेज को देना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर वहाँ बस स्टैंड होता है, रात को बच्चियाँ जो बाहर पढ़ते हैं वो रात को सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे चंडीगढ़ से, दिल्ली से, जयपुर से आते हैं। उन बच्चों का घर पे पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कानूनी व्यवस्था हमारे हनुमानगढ़ की आपने देख ही ली जैसी है। यहाँ मुलजिम जो है बेखौफ घूमते हैं। उस चक्कर के अंदर मैं सबका नहीं कहूँगा पर उन लोगों में से किसी के साथ लूट भी होगी, बदतमीजी भी होगी, किसी तरह का अपराध घटित होना संभव है। तो ये जो नगर पालिका का जो ये निर्णय है, इसको क्यों नगर पालिका जिद कर रही है उसको वहाँ ले जाने के लिए? यहाँ तकलीफ किसको है? कोई परेशानी किसी को भी नहीं है। आम आदमी के रेंज के अंदर है,
बिना किराए के वो बस स्टैंड में पहुंच जाता है। अब गंगानगर का किराया तो बिना किराए तो वहाँ तक पहुंच गया, गंगानगर का किराया कुछ लगेगा नहीं। वहाँ जितना गंगानगर का किराया लगेगा उतना किराया तो उसको टेम्पू वाले को देना पड़ेगा। तो ये एक अव्यवहारिक निर्णय। अगर इसको बदलना ही है तो आप रोडवेज डिपो के अंदर बना दो। रोडवेज डिपो में बहुत बड़ी जगह पड़ी है। पहले इसी नगर पालिका ने मना किया था, इसी नगर पालिका ने वहाँ ले जाने के लिए मना किया था। अब सब कुछ प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करके इसको वहाँ ले जाने के बाद कौन सी मंशा पूरी हो रही है ये तो मेरे समझ नहीं आया। पर आम आदमी इससे आर्थिक रूप से जो है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और अपराध की आशंका बढ़ जाएगी। इस मुद्दे पर नगर परिषद के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि जिस जगह पर वर्तमान में बस अड्डा संचालित है वो इलाका काफी व्यस्ततम इलाका है। हर समय जाम लगा रहता है, दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, जिसके चलते बस स्टैंड को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। हनुमानगढ़ आगार के अनुसार बस स्टैंड अबोहर बाईपास पर शिफ्ट होता है तो इससे रोडवेज को 1 साल में करीब 1 करोड़ का नुकसान होगा ही, साथ ही यात्रियों पर भी किराए का भार बढ़ेगा। अगर डिपो में बस स्टैंड का संचालन किया जाता है तो रोडवेज को नुकसान होने से बचाया जा सकता है और डिपो में दुकानों का आवंटन कर सालाना लाखों रुपयों का किराया भी वसूला जा सकता है। इससे रोडवेज को आय भी होगी और यात्री किराए में भी बढ़ोतरी नहीं होगी। वहीं भोबिया का कहना है कि 2020 में नगर परिषद द्वारा ही रोडवेज को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें ये कहा गया था कि नगर परिषद रोडवेज डिपो में बस स्टैंड बनाने को तैयार है, लेकिन आपसी सहमति नहीं बनने से प्रस्ताव अटक गया था। निगम की जो रोडवेज बस डिपो के बाहर जो खाली जगह पड़ी है, यहाँ पर बनाने का प्रस्ताव मुख्यालय भिजवाया गया है और ये प्रस्ताव पहले काफ़ी टाइम से चल रहा है, कुछ न कुछ कारणों से डिले होता जा रहा था और अभी जो है इस पे फाइनल डिसीजन जो है मुख्यालय जयपुर द्वारा लिया जाएगा। आया था 2020 में आया था, उसके बाद में प्रोसेस चला था कि नगर परिषद यहाँ डिपो के सामने बना के दे रहा था। कुछ कारणों से जो है आपस में सहमति नहीं बन पाई और ये जो है प्रस्ताव निरस्त हो गया। अगर ये बस स्टैंड यहाँ से शिफ्ट होकर बाईपास पे जाता है तो निगम को डीजल की और ओवरटाइम का जो है भार पड़ेगा, एक्स्ट्रा डीजल का और एक्स्ट्रा ओवरटाइम का। जो चालक परिचालक है उनके ओवरटाइम में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जो है यात्रियों पे जो हैं उन पे भी जो राउसर साइड का है, जो जयपुर जाना है, पीलीभंगा सूरतगढ़ जाना है, इन रूटों का किराया भी बढ़ने की संभावना है। गौरतलब है कि नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड को शिफ्ट करने का प्रस्ताव मार्च 2020 में भी भेजा गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये काम भी अटक गया। अब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद यह सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि मामला उच्च स्तरीय होने के चलते गेंद रोडवेज मुख्यालय व सरकार के पाले में है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या निर्णय लेती है। लेकिन आमजन की बात करें तो अधिकतर लोग बस स्टैंड को बाईपास पर शिफ्ट करने को लेकर असहमत हैं और वे इसका विरोध भी कर रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।